तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो रहने वाला है आपका साइंस का, जिसमें हम आपको साइंस में जो आपका साइंस का लास्ट चैप्टर था यानी लास्ट टॉपिक था उसको आज डिस्कस करेंगे। चैप्टर नहीं, चैप्टर तो पहला है, ठीक है। यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये जो लास्ट टॉपिक है आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। और ये इस लास्ट टॉपिक से पहले सारे टॉपिक हमने आपको कवर करा दिए हैं, एकदम टॉपिक वाइज टॉपिक, एकदम डिटेल में। यदि आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उन वीडियोज को नहीं देखे हैं और यूपी बोर्ड 2025 के एग्जाम की तैयारी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जाकर पहले उन वीडियोज को देखिए, वहां से सीखिए। उसके बाद आप रिलेट कर पाओगे कि हम कहाँ पढ़ा रहे हैं और कैसे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम आपका आंकिक लेकर आएंगे जिसमें सवाल को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। जितने भी आपके सवाल बनेंगे इस चैप्टर से उसको पूरा का पूरा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमारा काम है आपको टॉपिक वाइज पढ़ाना और एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताना, ताकि आप 2025 में अच्छा खासा नंबर लेकर आओ। क्योंकि जितने भी अनुभव हमारे पास हैं सारे अनुभव को हम इस वीडियो में साझा करते हैं। तो चलिए आज इस लास्ट टॉपिक को देखते हैं। और अभी तक चैनल पर बने हैं और आगे यदि बने रहेंगे तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन तक भी यह वीडियो पहुंचे और उन लोगों को भी पता चले कि इस चैनल पर आपका यूपी बोर्ड 2025 के एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है बहुत ही इजी वे में। और सारे सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट का नहीं, सारे सब्जेक्ट का। हम आपको मैथ भी पढ़ा रहे हैं। मैथ में हमने आपको आपका जो बहुपद है उसको खत्म कर दिया, उसके पहले जो वास्तविक संख्या था उसको खत्म कर दिया, आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण का एक प्रश्नावली खत्म कर दिया, प्रश्नावली 3.1। अगर आप इन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं और चाहते हैं तैयारी करना, तो सारी वीडियो का प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, आप वहां पे जाकर आपका अपना तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश भी हम पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में आपका ग्रामर हो गया है। हिंदी में हम पढ़ा रहे हैं, हिंदी का ग्रामर कुछ करवा दिए हैं, कुछ पार्ट। और आपका गद्य का जो पहला पार्ट है आपका मित्रता, उसको हमने समाप्त कर दिया 2 पार्ट में। तो यदि इन सारे वीडियो को आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी और आप वीडियो को देखकर कुछ हमसे सीख पाएंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका अंतिम क्लास, यानी अंतिम क्लास किसका, इस चैप्टर का, ठीक है। इस चैप्टर की अंतिम क्लास ये रहने वाली है। इस क्लास में हम लोग पहला टॉपिक क्या डिस्कस करेंगे, पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। देखिए सवाल को सॉल्व करने के लिए चिन्ह परिपाटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि यदि आप चिन्ह परिपाटी को नहीं समझोगे तो सवाल में जाहिर सी बात है 101% आप मान लीजिए मिस्टेक करके आओगे, क्योंकि वहां पे आपको दिया तो रहेगा एकदम सामान्य सा, लेकिन आपको चिन्ह भी लगाना पड़ेगा। तो उन चिन्हों को कैसे हम लगाएंगे, कैसे समझेंगे कि ये चिन्ह माइनस में लगेगा कि प्लस में लगेगा, उसी को आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम केवल लिखकर आपको समझा देंगे, नहीं, चित्र के माध्यम से भी समझाएंगे, पूरी तरीके से आपके एकदम टॉपिक को क्लियर कर देंगे। तो चलिए इसमें जो पहला कह रहा है नियम उसको पढ़ते हैं। पहला कह रहा है कि दर्पण पर प्रकाश किरणें हमेशा बाईं की ओर आती हुई मानी जाती है। यानी साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो आपका दर्पण होता है उसमें जो प्रकाश आता है, ठीक है, आकर जब टकराता है तो वो हमेशा बाएं से दाएं चलता है। इसीलिए आप देखे होंगे हमेशा जब भी आप चित्र बनाते हो तो प्रकाश किरण को बाएं से दाएं गुजारते हो, ना कि दाहिने से बाएं, ठीक है। अभी चित्र बना के आपको समझाएंगे। तो पहला कंडीशन तो यही हो गया कि प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो बाएं से दाहिने साइड चलती हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा कह रहा है सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। अभी बताएंगे दर्पण का ध्रुव जो होता है वो आपका मूल बिंदु माना जाता है, यानी जो सभी दूरियां हैं वो दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाती हैं, ठीक है। तीसरा जो है आपका वो कह रहा है कि ध्रुव के दाईं ओर मापी गई दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है और ध्रुव के बाईं ओर नापी गई दूरी क्या होती है, आपकी ऋणात्मक होती है। इसको भी हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए चौथा कह रहा है वस्तु एवं प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर यदि है, यानी यदि कोई वस्तु या प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर है तो वो धनात्मक में काउंट किया जाएगा, यानी वो प्लस होगा। लेकिन यदि वह मुख्य अक्ष के नीचे है तो क्या होगा, माइनस में काउंट किया जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग चित्र के माध्यम से क्या करते हैं, समझ लेते हैं। तो चलिए चित्र के माध्यम से इसको क्या करेंगे, समझेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग चित्र यहाँ पे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं अवतल दर्पण का चित्र, क्योंकि दर्पण में हमने आपको बताया था कि फेमस कौन है,
फेमस है आपका अवतल दर्पण, ठीक है। इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। आप वीडियो देखिए और इसे शेयर करिए, क्योंकि देखिए चैनल नया है तो थोड़ा सा दिक्कत ये होता है कि यूट्यूब वीडियो रिकमेंड नहीं करता जल्दी जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं दर्पण का ध्रुव हो गया। अब यहाँ से हम लोग सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चिन्ह परिपाटी को एकदम ध्यान से समझिएगा, क्योंकि चित्र के माध्यम से ही आपको समझ में आने वाला है। रटता तो हर कोई है, अगर रट के पास होना एग्जाम मतलब रट के ही पास होना है तो आप अभी से किताबों को रटना शुरू कर दीजिए, क्योंकि रट के आप थोड़ा बहुत नंबर ला सकते हो, लेकिन यदि आपको समझ में आ गया तो आपका 110% नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या था इसको भी समझा दिए थे हम। यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र, क्या था ये भी समझा दिए थे आपको समझा दिए थे। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, जैसे एक चित्र यहाँ पे बना लेते हैं। पहले यहाँ पे कोई वस्तु रखेंगे, हमने बताया था जब कोई वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आप कमेंट करके बताइए। तो देखिए यहाँ से प्रकाश किरण चलेगी, ऐसे चली जाएगी आपका मुख्य फोकस से, फिर यहाँ से वक्रता केंद्र से होकर गुजारेंगे, जो कि बिना विचलित हुए सीधे आएगी, दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद वापस क्या करेगी, लौट जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं। अब देखिए ये ऐसे तो हो गया। अब जब इतना हो गया तो प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब बना सी और एफ के बीच में, ठीक है। ये हम एक डेमो आपका वीडियो मतलब आपका डेमो चित्र बना रहे हैं समझाने के लिए आपको। देखिए अब यहाँ पर ये क्या है, ये है आपका वस्तु, ये क्या है आपका, ये है आपका वस्तु, ये क्या है आपका, ये है आपका प्रतिबिंब। ध्यान से समझिए पहले, ये क्या है आपका, ये प्रतिबिंब है, ठीक है। अब ये हो गया वस्तु, ये हो गया प्रतिबिंब। तो वस्तु जो है उसकी कुछ न कुछ लंबाई होती है, प्रतिबिंब जो बना है उसका कुछ न कुछ लंबाई होगा। इसका यदि हम नाम दे दें, यहाँ बी, यहाँ ए, यहाँ पर हो जाएगा बी डैश, यहाँ पर हो जाएगा ए डैश, ठीक है। अब ध्यान समझिए, यहाँ पे कह क्या रहा था कि जो प्रकाश की किरणें हैं हमेशा बाईं ओर से दाईं ओर चलती हुई मानी जाती हैं। तो आप देख रहे हो प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है, प्रकाश किरण बाएं से दाएं जा रही है कि नहीं जा रही है, जा रही है बिल्कुल। उसके बाद दूसरा आपका क्या कहा था कि जो भी दूरियां नापी जाती हैं वो दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। तो दर्पण का ध्रुव क्या है, पिछले वीडियो में बताया था मैंने। तो यहाँ पे दर्पण का ध्रुव ये है। अब आपको एक चित्र और बना के दिखाते हैं, यहाँ पे ध्यान समझिए। ये है आपका अक्षांश हम खींच रहे हैं, ठीक है। ये वाई है, ये वाई डैश है, ये यक्स है, ये यक्स डैश। अब ये क्या है आपका 0,0, जिसे आप मूल बिंदु बोलते हो, ठीक है। ये अगर हम मान ले यहाँ पे दर्पण है, यहाँ पे क्या मान ले, ये एक तरीके का दर्पण है। कौन सा दर्पण है, ये है आपका अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण हम ज्यादा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसी की महत्ता है। हालांकि महत्ता तो उत्तल की भी है, लेकिन जहां पर है वहां पे उसको डिस्कस करेंगे। ये देखिए पी है। अब आप बताइए कि इस तरफ यानी पी के दाहिने साइड, इस साइड जो दूरी होगी वो प्लस होगी कि माइनस होगी, तो आप कहोगे प्लस होगी, क्योंकि दाहिने साइड हम प्लस चलते हैं। उसके बाद बाएं साइड कौन सी दूरी होगी, बाएं साइड जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी वो माइनस में होंगी। अगर हम ऊपर साइड बात करें तो ऊपर साइड जो भी दूरी नापी जाती है वो प्लस में होती है। अब अगर हम नीचे की साइड बात करें तो नीचे की साइड जो भी दूरी नापी जाती है वो क्या होती है, माइनस होती है। यदि आप ये समझ गए तो समझ जाइए कि आप चिन्ह परिपाटी समझ गए। बस यही समझना है और कुछ नहीं समझना है। इसको ध्यान में रखिए, कैसे ये अप्लाई होता है बस इसको सीखिए। अब देखिए यहाँ पर जो भी दूरी नापी गई है वो दर्पण के कहाँ से नापी गई है, ध्रुव से। कारण क्या है, कारण ये है कि ध्रुव जो होता है आपका अक्षांश का मूल बिंदु होता है, तो मूल बिंदु से ही दूरियां नापी जाती हैं। यही कारण है कि जो भी दूरी नापी जाएगी वो दर्पण के ध्रुव से नापी जाएगी। पहला कंडीशन समझ में आया। दूसरा क्या था, प्रकाश किरणें हमेशा बाएं से दाएं साइड चलती हैं। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर आप गौर करिए कि ये आपका मुख्य अक्ष है। ये क्या है आपका, ये है आपका मुख्य अक्ष, सही बात है। ये क्या है आपका मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के ऊपर यानी ये वाली जो दूरी है, इसको ध्यान दीजिए, ये वाली मुख्य अक्ष के ये ऊपर अगर कोई भी आपका वस्तु रहेगा या कोई भी प्रतिबिंब रहेगा तो वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। यानी प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग आई से दर्शाते हैं। अब देखिए अब चिन्ह दर्शाना शुरू कर दिए। यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब की लंबाई को हम कहाँ से दर्शाते हैं, आई से। तो आई यदि मुख्य अक्ष के ऊपर है तो क्या होगा, प्लस में होगा, और यदि आई मुख्य अक्ष के नीचे है तो क्या होगा, माइनस में होगा। बात समझ में आई। उसके बाद चलते हैं ओ पर। ओ क्या है, ओ मतलब ऑब्जेक्ट होता है, आई का मतलब होता है इमेज। यदि वस्तु जो है मुख्य अक्ष के ऊपर है तो क्या होगा, वो प्लस में होगा,
और यदि वह मुख्य अक्ष के नीचे है तो कैसा होगा, माइनस होगा। जैसे इस चित्र में देखिए, जो ए बी है, ये ए बी मुख्य अक्ष के ऊपर है अथवा नीचे, तो आप कहोगे मुख्य अक्ष के ऊपर है। जब ये मुख्य अक्ष के ऊपर है तो ये कैसा होगा, ये प्लस में होगा। लेकिन अगर इसके प्रतिबिंब को देखें जो कि ए डैश बी डैश है, तो ए डैश बी डैश कैसा है, मुख्य अक्ष के ऊपर है या नीचे, तो आप कहोगे मुख्य अक्ष के नीचे है। तो मुख्य अक्ष के नीचे इसका मतलब क्या होगा, ये माइनस में होगा। और है ये क्या, ये है प्रतिबिंब। तो आई इसमें इस चित्र में आई माइनस होगा और आपका ओ क्या होगा, प्लस होगा। इतना बात समझ में आया। यानी यदि वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रहेगी तो क्या हो जाएगा, प्लस, और यदि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो क्या किस में काउंट किया जाएगा, माइनस में काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं वस्तु की ध्रुव से दूरी और वस्तु की यानी वस्तु की ध्रुव से दूरी और प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, ये प्लस में कब होते हैं और माइनस में कैसे होते हैं। यानी u कब प्लस में होता है और v कब प्लस में अथवा माइनस में होता है, इसको समझ लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देखिए ये आपका मूल बिंदु है, P आपका क्या है, यहाँ पे देखिए मूल बिंदु है। और मूल बिंदु के दाहिने साइड कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं आपको दिख रहा है जो कि इस साइड स्थित हो, दाहिने साइड। हमेशा हर चिन्ह आपको बाएं साइड देखने को मिल रहे हैं। किस दर्पण में, अवतल दर्पण में। तो जो अवतल दर्पण होता है उसका यफ भी क्या होता है, माइनस में होता है। यफ का मतलब क्या होता है, फोकस दूरी, यानी यफ भी क्या होता है, माइनस में होता है। किस दर्पण में, अवतल दर्पण में। अब यू की बात कर लेते हैं, अभी अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अवतल, यहाँ पे लिख देते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण में यफ क्या होता है आपका, माइनस में होता है। उसके बाद देखिए ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी, यानी P से B के बीच की दूरी, ये उसको दर्शाते हैं हम लोग U से। यानी ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को U से दर्शाते हैं। तो आप बताइए U प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो आप कहोगे U बाएं साइड है, तो बाएं साइड है तो कैसा होगा, ये माइनस में होगा। यानी अवतल के लिए U का मान क्या होता है, माइनस में होता है। अब आप देखो इसमें प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के बाएं साइड बन रहा है कि दाएं साइड बन रहा है। तो आप कहोगे बाएं साइड बन रहा है। तो बाएं साइड कौन सा चिन्ह होता है, माइनस होता है। तो भी क्या होगा आपका, माइनस में होगा। ये किसके लिए था, अवतल दर्पण के लिए। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में यदि हम लिखें तो मान लेते हैं ये उत्तल दर्पण का है, तो उत्तल दर्पण में यू को छोड़कर, यानी यू को छोड़कर भी और एफ, यानी भी और एफ दोनों क्या होते हैं आपके, प्लस में होते हैं। यानी यू को छोड़ देंगे, वी और एफ दोनों क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। कारण समझिए, क्योंकि देखिए जब आप उत्तल दर्पण बनाते हो, अगर मान लेते हैं छोटा सा यहाँ उत्तल दर्पण बनाएंगे, हालांकि बहुत ज्यादा गोचा पोची हो जाएगा तो इसलिए हम चित्र नहीं बना रहे हैं, बना ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा चित्र बना देते हैं। ये किसका हमने बनाया है, ये हमने बनाया है उत्तल दर्पण का। अब देखिए उत्तल दर्पण में होता क्या है कि आप इस वाले साइड को, यानी दाहिने वाले साइड को पूरा का पूरा ब्लॉक कर देते हो और बाएं वाले साइड यहाँ लिख देते हो P। ये तब बन गया माइनस और ये बन गया प्लस। आप नोटिस करोगे कि जो आपका उत्तल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता है। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। यानी वस्तु यदि यहाँ पे है तो यहाँ से मतलब कि प्रकाश किरण चलेगी, ऐसे लौट जाएगी, तो इसको ऐसे गुजार देते हैं जो कि मुख्य फोकस से होकर जाता है। उसके बाद एक प्रकाश किरण को गुजारते हैं जो कि टकरा कर वापस लौट आता है और ये जाता है कहाँ से, ये जाता है आपका वक्रता केंद्र से होकर जाता है। इसमें हमने आपको बताया था कि देखिए इसमें वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस दोनों काल्पनिक होते हैं, वास्तविक नहीं होते। तो इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनने लगता है, दर्पण के पीछे आभासी बनता है। तो ये बताइए जब दर्पण के पीछे आपने उसको ब्लॉक कर दिया है तो कहाँ से प्लस और माइनस काउंट करोगे आप। जब प्लस और माइनस काउंट नहीं करोगे, यानी यफ किस तरफ दर्शा रहा है आपका, ब्लॉक की तरफ। यानी जिस तरफ आपने क्या कर दिया, रोक दिया प्रकाश की किरणों को, तो जिस तरफ रोका है उस तरफ कौन सा चिन्ह है, उस तरफ है प्लस, क्योंकि वो दाहिने साइड है। और जिस तरफ नहीं रोका है उस तरफ आप केवल क्या रख रहे हो, आप केवल रख रहे हो वस्तु को। यानी वस्तु तो आपकी माइनस में हो गई, लेकिन प्रतिबिंब भी बना प्लस की तरफ और आपका मुख्य फोकस भी प्लस की तरफ है। इसलिए यू भी प्लस में होता है और यह भी प्लस में होता है और यह भी प्लस में होता है। उम्मीद करते हैं आपको चिन्ह परिपाटी समझ में आया होगा। एकदम बेहतरीन तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया है इस वीडियो में। यदि आपको चिन्ह परिपाटी समझ आ गया तो आप समझ लीजिए कि 90% आपका सवाल सॉल्व हो गया। आपको कुछ करना नहीं है, आपको सवाल केवल 10% ही सोचना है
और 10% यदि आप लगा लिए तो पूरा का पूरा आपका 100% सॉल्व हो जाएगा। चिन्ह परिपाटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर देता है आपका आंकिक में जब आप गोलीय दर्पण पढ़ते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे निष्कर्ष ये निकला कि अवतल दर्पण के लिए आपका U, V और F तीनों माइनस में होते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण के लिए U तो माइनस में होगा लेकिन V और F क्या होंगे? प्लस में होंगे। यदि I मुख्य अक्ष के ऊपर है, यानी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर है। मुख्य अक्ष के ऊपर कब होता है? जब प्रतिबिंब आभासी बनता है, काल्पनिक बनता है, तब तो I प्लस में होगा। लेकिन जब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा तो I का मान क्या हो जाएगा? ऋणात्मक, क्योंकि वह मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। और वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। आप ध्यान दीजिए, वस्तु को कभी उल्टा नहीं रखा जाता, वस्तु को हमेशा सीधा रखा जाता है। और सीधा कब रखा जाएगा? जब मुख्य अक्ष के ऊपर वो स्थित हो। तो जब मुख्य अक्ष के ऊपर वह स्थित होता है तो आपका वो कैसे में काउंट होगा? वो प्लस में काउंट होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चिन्ह परिपाटी एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आज के बाद आपको कोई भी अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है चिन्ह परिपाटी से रिलेटेड, ठीक है। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, मतलब कोई टॉपिक ऐसा है जो कि समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बेझिझक हमें कमेंट में मेंशन उसको करिए, बताइए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। यदि हमें लगेगा कि उस टॉपिक पर वीडियो बनाना है तो हम आपको वीडियो के थ्रू भी समझा देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग पढ़ाई करिए। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। देखिए अगला टॉपिक क्या है आपका? अगला टॉपिक है आपका गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। देखिए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी F में संबंध। यानी गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या है पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था। उसके बाद फोकस दूरी क्या होती है, मुख्य फोकस क्या होता है, पिछले वीडियो में ये भी बताया था। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप उन सभी वीडियोज को देख कर आइए, उसका प्लेलिस्ट हमने आपको बना दिया है, ठीक है। आपको एकदम अच्छे से प्रोवाइड करा दिए हैं प्लेलिस्ट में। आप वहां पे जाओगे तो वीडियो पूरा का पूरा मिल जाएगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसको पूरा देखिए, समझिए और इस टॉपिक को रिलेट करिए कि हम कहाँ पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम ये चीजें खत्म कर देंगे और आपका यदि टाइम जल्दी जल्दी खत्म होता चला गया, टाइम जाने में वक्त नहीं लगता, तो आपको रिवीजन करने में बड़ी दिक्कत होगी। यदि आप मान लेते हैं अभी से पढ़ना शुरू कर देते हैं, अभी से यदि पढ़ना शुरू कर दिए तो आप मान लेते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, अक्टूबर तक, मान लीजिए अक्टूबर तक यदि आप अपने सिलेबस को खत्म कर देते हैं पूरा एक तरीके से पढ़कर, तो अक्टूबर के बाद जो बचेगा समय, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने आप एकदम रिवीजन करोगे। रिवीजन करोगे तो पूरा का पूरा चीज आपको याद हो जाएगा। याद हो जाएगा तो पेपर में बैठोगे, पेपर में बैठोगे तो बहुत अच्छा नंबर आएगा। और वही तो आपका लक्ष्य है, बहुत अच्छा नंबर लाना। तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या कर रहा है। देखिए जो आपका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध होता है, इसको आपको सिद्ध नहीं करना है, क्योंकि ये आपके चैप्टर से सिद्ध करने वाला जो टॉपिक था वो काट दिया है, ठीक है। वो सिलेबस में नहीं है, बस आपको इसका फार्मूला याद रखना है। फार्मूला बहुत सरल होता है, यहाँ पे हम लिख भी दिए हिंदी में कि देखिए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? फोकस दूरी की दोगुनी, अथवा वक्रता त्रिज्या का आधा होता है मुख्य फोकस दूरी, ठीक है। और गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? ये आधी होती है। ये जो बोल रहे हैं ये कैसे हुआ, आप फार्मूला पर ध्यान दीजिए, उसके बाद आपको ये जो हम लिखे याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने कहा कि देखिए जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का दोगुना होता है। ये एफ क्या है? आपका फोकस दूरी है, और ये इसका कितना होता है? दोगुना होता है। तो अगर हम कहें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधी होती है, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? आधी होती है, तो ये बात गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। वही आपको लिखे हैं, यानी आपके पास दो फार्मूले बने। कौन सा? एक r बराबर 2f और एक f बराबर r/2, ठीक है। ये दोनों ही फार्मूले आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं, क्योंकि आपका जब हम सवाल सॉल्व करवाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनको आपको केवल देखते ही मुंह जबानी सॉल्व कर देना है, और ऐसे प्रश्न पेपर में आते भी हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या बना? r बराबर 2f या f बराबर r/2। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुना। देखते हैं आगे। देखिए आगे क्या है आपका? आगे आपका गोलीय दर्पण के लिए u, v और f में संबंध। अब u, v और f में संबंध क्या होता है इसको देख लेते हैं। देखिए इसको अगर आपकी किताब में देखें तो ऐसे दिया होगा दर्पण सूत्र, यानी ऐसे लिखा होगा, एनसीईआरटी बुक में ऐसे लिखा होगा दर्पण सूत्र लिखा होगा, ठीक है।
दर्पण सूत्र लिखा होगा, तो दर्पण सूत्र क्या होता है, इसको भी सिद्ध नहीं करना है। पहले क्या होता था, जैसे हम लोग पढ़ते थे 2018, हाँ 2018, क्योंकि 2019 के बाद एनसीईआरटी आ गई, 2018 तक आपको सिद्ध करना पड़ता था। ये पेपर में आया था 2018 में, हम जो पेपर दिए थे उसमें ये आया था ऐसे क्वेश्चन, तो हमने सिद्ध किया था इसको कि यू भी और एफ कैसे आया। लेकिन अब आपके सिलेबस में ये टॉपिक है ही नहीं, आपका सिद्ध नहीं करना है, केवल आपको फार्मूला ध्यान रखना है। फार्मूला आपको ध्यान रखना है, फार्मूला 2 सेकंड या मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड या 6 सेकंड अगर आप देख भी लोगे आपको याद हो जाएगा। देखिए फार्मूला क्या होता है दर्पण सूत्र के लिए। दर्पण सूत्र जब कहें तो दर्पण मतलब गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण में 2 दर्पण आते हैं, अवतल और उत्तल, तो दोनों के लिए सेम फार्मूला होगा। इसमें क्या होता है कि जब कोई वस्तु दर्पण के ध्रुव से u दूरी पर स्थित हो और उसका प्रतिबिंब भी दूरी पर बनता हो और दर्पण का जो फोकस दूरी हो वो f हो, तो उनके बीच क्या संबंध होगा। तो दर्पण सूत्र निकाला गया कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। यानी ये फार्मूला निकाला गया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आपके सिलेबस से कट गया है, नहीं तो हम इसको सॉल्व करवाते हैं, मतलब इसको सिद्ध करते हैं कि कैसे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हुआ। अगर आप 12वीं में जाओगे तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा, वहां पे आपको सीखना पड़ेगा, वहां पे हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। तो फार्मूला क्या है दर्पण सूत्र का, यानी 1/f बराबर क्या निकल कर आया 1/v प्लस 1/u, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये फार्मूला एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी फार्मूले की मदद से आप लोग अंकिक आगे आने वाली वीडियो में सॉल्व करने वाले हो। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अंकिक क्वेश्चन लेकर आएंगे, जिसमें कम से कम 30 क्वेश्चन हम रखेंगे, ठीक है, जहां से आपको पूरा का पूरा एकदम डाउट क्लियर हो जाए, पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जाए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए आगे क्या है आपका रेखीय आवर्धन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेखीय आवर्धन, ठीक है। इसको बोलते हैं लीनियर मैग्निफिसेंट, ठीक है। तो इसके मतलब याद कैसे करेंगे, इसका जो सूत्र होता है यानी इसका जो फार्मूला होता है उसी से हमको ये याद करना है। इसके लिए कोई जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है। इसका जो फार्मूला है, यदि हमको फार्मूला याद है तो इसकी परिभाषा हम लोग बना लेंगे, ठीक है। अगर आपको परिभाषा याद है, फार्मूला बनाने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन यदि आपको फार्मूला याद है तो परिभाषा बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ये आप मान कर चलिए। और आगे जब आप कॉलेज में या फिर बड़े कक्षाओं में जब जाओगे आप, तो वहां पे आप यदि फार्मूला याद है आपको तो आप खुद परिभाषा बनाओगे, आप देख लेना। देखिए यहाँ पे उसकी फार्मूला से ही इसकी परिभाषा बनाई गई है। क्या कह रहा है, कह रहा है गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई, नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कह दिया ये कह रहा है कि मुख्य अक्ष के लंबवत यदि आप प्रतिबिंब की लंबाई पहले माप लेते हो, तो हमने कहा ठीक है, हमने पहले प्रतिबिंब की लंबाई माप लिया। उसके बाद ये कह रहा है कि यदि आप प्रतिबिंब की लंबाई माप लिए तो वस्तु की लंबाई भी माप लीजिए। हमने कहा ठीक है, वस्तु की लंबाई भी हम माप लिए। तो कह रहा है कि यदि प्रतिबिंब की लंबाई आप माप लिए और वस्तु की लंबाई आप माप लिए तो इनका अनुपात कर दीजिए, वही आपका रेखीय आवर्धन है। यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं और इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। इससे किससे प्रदर्शित करेंगे, तो इसे यम से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं यम, ठीक है। यम मतलब रेखीय आवर्धन है क्या, प्रतिबिंब की लंबाई, यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। प्रतिबिंब की लंबाई बटे क्या हो जाएगा आपका, बटे हो जाएगा आपका वस्तु की लंबाई। यहाँ पे लिखेंगे वस्तु की लंबाई, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा वस्तु की लंबाई। अब प्रतिबिंब की लंबाई को हम किससे दर्शाते हैं, तो हमने आपको बताया था चिन्ह परिपाटी में कि प्रतिबिंब की लंबाई को आई से दर्शाते हैं और वस्तु की लंबाई को ओ से दर्शाते हैं। आप एनसीईआरटी बुक उठाओगे तो उसमें एच डैश बटा एच दिया होगा, यानी हाइट प्रतिबिंब की, हाइट वस्तु की। लेकिन एच और एच में आप कंफ्यूज हो जाओगे, पता चला आपको एच डैश याद आया कि नहीं आया, तो इसलिए हमने उसको चेंज कर दिया। एच डैश को हमने आई बता दिया और एच को हमने बता दिया ओ। इससे आप मतलब कंफ्यूज भी नहीं रहोगे। आई मतलब इमेज, ओ मतलब ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसके बराबर एक फार्मूला होता है, यानी यम बराबर क्या निकल कर आया, यम बराबर निकल कर आया आई बटा के ओ। लेकिन इसका संबंध वस्तु के बीच की मतलब कि ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी यानी u और ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी यानी v में क्या संबंध होता है उसको देख लेते हैं। तो देखिए यम बराबर एक और फार्मूला होता है, यम बराबर होता है आपका माइनस भी बटा के यू। यम बराबर एक फार्मूला क्या होता है, माइनस भी बटा के यू।
ये भी आपको सिद्ध नहीं करना है, यदि सिद्ध करना होता तो हम आपको करवाते। तो देखिए यम यहाँ पर भी है, यम यहाँ पर भी है, इसका मतलब इसका लेफ्ट वाला साइड आपका बराबर है तो राइट वाला साइड भी आपका बराबर होगा, यानी यम बराबर, तो एक फार्मूला निकल कर आया आई बटा के ओ बराबर माइनस भी बटा के यू। ये क्या है, आपका मेन फार्मूला है, ठीक है, आई बटा के ओ बराबर भी बटा के यू। तो ये तो आपका फार्मूला निकल कर आया किसका, रेखीय आवर्धन का। रेखीय आवर्धन था क्या, मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसी यम से दर्शाया जाता है, यम बराबर आई बटा ओ बराबर माइनस भी बटा के यू। बस इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्यों, देखिए जब कोई राशि अनुपात में होती है तो उसका कोई मात्रक नहीं होता, यदि अनुपात में ना होती तो इसका मात्रक होता, क्योंकि अनुपात में होने से इसके मात्रक आपस में क्या होते हैं, कट जाते हैं, तो कोई मात्रक ही नहीं होता। उम्मीद करते हैं आपको रेखीय आवर्धन समझ में आया होगा। ठीक है, देख लेते हैं आगे। आगे देखिए कुछ नहीं है, ठीक है, आगे कुछ भी नहीं है। हमारा ये जो टॉपिक था ये पूरा का पूरा कवर हो चुका है। आपका गोली दर्पण द्वारा परावर्तन, आपका पूरा जो चैप्टर था वो खत्म हो चुका है। अब ये चैप्टर जब खत्म हो चुका है तो जब भी अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग अंकीय क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2 सेट हम लगवाएंगे, एक 15 क्वेश्चन का एक सेट रहेगा, 15 क्वेश्चन का एक दूसरा सेट रहेगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग करके इस टॉपिक को पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। थ्योरी पार्ट हमने पूरा का पूरा आपको कवर करवा दिया, बचा है अंकित, उसको भी सॉल्व करवा देंगे। उसके बाद आपका एनसीईआरटी का भी जो आपका क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, अभी तो इस टॉपिक से सॉल्व करवा रहे हैं, अभी एनसीईआरटी बुक से सॉल्व करवाएंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो आप एकदम उम्मीद के साथ इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपके लिए पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं कि आपका जो एग्जाम है 2025 का बहुत अच्छा जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही साथ बनाए रखिए। धन्यवाद।